दोस्तों फ्रोम में अभी तक आप देख चुके हो कि जिम अपनी बीवी तेबिथा को ढूंढने के लिए कैनी को अपने साथ लेता है और जंगल में निकल जाता है। जंगल में उन्हें तेबिथा तो नहीं मिली और ना ही बॉयड की बताए हुए मकड़ी के जाले, बल्कि उन्हें एक लकड़ी से बना हुआ घर मिला जहाँ पे उन्होंने रात गुजारी और सुबह होते ही उन्हें एक शानदार चीज मिलती है। टाउन के अंदर खाने और जरूरत की चीजों की बहुत ज्यादा कमी हो रखी थी, इसीलिए उन्हें वहाँ पर ताजा ताजा हरी सब्जियां मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन यहाँ हम टाउन का सीन देखते हैं जहाँ पर बॉयड और कैनी की मॉम बार्न के अंदर मौजूद थे। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और बॉयड के सामने कैनी की माँ को चीर फाड़ कर देते हैं। उन्होंने बॉयड को नहीं मारा क्योंकि वो चाहते थे कि बॉयड वो सब कुछ अपनी नजरों के सामने देखे और अपनी हिम्मत को तोड़ दे। अगर बॉयड की हिम्मत टूट गई तो पूरे टाउन और कॉलोनी हाउस वालों की हिम्मत टूट जाएगी, क्योंकि बॉयड ही उनका लीडर है। दोस्तों कैनी के वापस आने पर कैनी को पता चल जाता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए वो बहुत ज्यादा टूट गया। यहाँ हम देखते हैं फातिमा को, जिसे पता नहीं क्यों अब गली सड़ी सब्जियां खाने की बहुत ज्यादा तलब हो रही थी। वो सबके जाने के बाद चोरी छुपे गली सड़ी सब्जियां खाती। और तो और हम देखते हैं तेबिथा को, जो असली दुनिया में आ चुकी थी। उसे विक्टर का पिता डेविड मिलता है, जो किसी तरह बड़ी मुश्किल से तेबिथा पर यकीन कर लेता है, क्योंकि तेबिथा विक्टर के बड़े हो जाने और विक्टर का टाउन के अंदर अपनी माँ से जो रिश्ता था उस सबको डेविड के सामने बता देती है। डेविड को यकीन हो गया कि तेबिथा कहीं ना कहीं सच बोल रही है। फिर दोस्तों सीन कट होता है और हम देखते हैं जिम को, जिसने अपने घर की दीवार पर लगे हुए फोन को बजते हुए सुना। जिम ये देखकर इतना ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह फोन को उठा ही लिया। फोन की दूसरी तरफ से कोई और नहीं बल्कि जिम का खुद का सबसे छोटा बेटा थॉमस बोल रहा था। थॉमस अपने पिता को कहता है, डैड मेरा यकीन मानिए मॉम जिंदा है और वो इस खटिया से टाउन से बाहर निकल चुकी है। लेकिन थॉमस की ये बात सुनते ही जिम तुरंत ही थॉमस से कहता है, देख मुझे नहीं पता तू कौन है और तू मुझे किस तरह जानता है, मुझे इतना पता है कि थॉमस मर चुका है और तू सिर्फ और सिर्फ मेरा दिमाग खराब कर रहा है। लेकिन अगले ही पल थॉमस कहता है, मेरी बड़ी बहन जूली और ईथन को जल्दी से घर ले आइए। ये सुनते ही जिम तुरंत ही अपने घर से बाहर आया और भागते भागते ईथन और जूली को यहाँ वहाँ आवाजें लगाना शुरू कर देता है। कुछ ही दूर चलने के बाद बकरियों के बाड़े के सामने उन्हें ईथन और जूली मिल जाते हैं। पीछे से बॉयड, जो सब लोगों को घंटी बजाकर घर जाने का ऑर्डर दे रहा था, तभी उसने जिम से कहा, आखिर जिम मुझे बता सकते हो कि बात क्या है। इस पर जिम कहता है, टाउन में कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन हो सकता है शायद ये मेरा वहम हो। दोस्तों बॉयड को जिम की एक भी बात की जरा सी समझ नहीं आ रही थी। उसे इतना तो पता था कि टाउन में हमेशा कुछ बुरा ही होता रहता है, इसीलिए वो जिम को घर जाकर आराम करने का कहता है। वो खुद वहां से चला गया। दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं डेविड और तेबिथा को, जो अब आगे क्या करना है इसके बारे में साथ मिलकर सोच रहे थे। लेकिन तभी डेविड कहने लगा, हम उस टाउन को ढूंढने के लिए जी जान लगा देंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोना, बॉयड और एलिस को, जो बॉयड के पुलिस स्टेशन के अंदर आपस में बातचीत कर रहे होती है। दोस्तों बॉयड कह रहा था, हम सबको बस को फिर से चलने लायक बनाना होगा। बस के अंदर हम जितना हो सके उतना जरूरत का सामान भरेंगे और इस टाउन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। रात होने पर हम इस पत्थर को बस की खिड़कियों पर लगा देंगे। बॉयड की ये बात सुनकर डोना भड़क जाती है और बॉयड को कहने लगी, तुम दोनों बाप बेटे पागल हो चुके हो, तुम सिर्फ एक ही तरह से सोच रहे हो। तुम ये सोचो, उस रात कैनी की मॉम के साथ तुम भी मॉन्स्टर्स के इर्द गिर्द थे। मॉन्स्टर्स ने तुम्हें घेर रखा था, लेकिन पहले तो इस बात के बारे में सोचो कि मॉन्स्टर्स ने तुम्हें क्यों नहीं मारा। आज से पहले हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हम जितना चाहे सोचें कि हम मॉन्स्टर्स या इस टाउन को हरा पाएंगे, हम उतना ज्यादा इस घटिया से दलदल में घिसते चले जाते हैं। इतना कहकर डोना वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं फातिमा को, जो कॉलोनी हाउस में यहाँ वहाँ भटक रही थी। दोस्तों उसे भूख तो लगी थी, लेकिन उसे कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। वो तुरंत ही कॉलोनी हाउस से बाहर आई और उसे एक जगह पर गली सड़ी सब्जियों का ढेर दिखाई देता है। वो तुरंत ही यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन यहाँ वहाँ कोई नहीं था, इसलिए मौके का फायदा उठाते हुए उसने गली सड़ी सब्जियों को उठाकर खाना शुरू कर दिया। उन सब्जियों को इतने मजे से खा रही थी जैसे गली सड़ी सब्जियां ही फातिमा की खुराक हो। वो खाने में इतना ज्यादा मगन हो जाती है कि वो ये देख ही नहीं पाई कि दूर खड़ी हुई एक बूढ़ी औरत उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। फातिमा की नजर जैसे उस बूढ़ी औरत पर पड़ी तो उसने तुरंत ही उन सब्जियों को वहां पर गिराया और पीछे की ओर भाग गई। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैनी और टाउन के कुछ लोगों को, जो ठीक उसी जगह पर आए होते हैं जिस जगह पर कैनी और जिम को ताजा फल और सब्जियां मिले थे। वहां पर क्रिस्टी, जेड और वही गंजा आदमी भी मौजूद थे। कैनी उन सबको कहता है, हमें जल्द से जल्द सारी सब्जी को इकट्ठा करके उस घर के अंदर जमा करना होगा। हमें यहाँ पे रात भी हो सकती है, इसलिए रात होने पर हम इन्हीं घरों में से कुछ घरों में रात गुजारेंगे। इसके बाद वो सीन कट हो गया और हम देखते हैं बॉयड को, जो चर्च के अंदर मौजूद कुछ लकड़ियों को काटकर एक दरवाजा बना रहा होता है। तभी वहां पर फादर खत्री आ जाता है, जिसे देखते ही बॉयड ने कहा, आखिर तुम मेरे दिमाग से निकल क्यों नहीं जाते। फादर खत्री कहने लगे, तुम्हें फिलहाल इस बात के बारे में सोचना होगा कि उन मॉन्स्टर्स ने तुम्हें क्यों नहीं मारा। देखो तुम नहीं जानते कि ये जगह कितनी खतरनाक और रहस्यमय है। मगर बॉयड अभी भी इस बात से इनकार कर रहा होता है और बॉयड कहता है, फादर तुम तो रहने ही दो, कम से कम मैं जिंदा तो हूं ना, और जब तक मैं जिंदा हूं मैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा। मैं सबकी मदद और सबकी जान बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विक्टर को, जो सेरा के पास आया था। विक्टर अपना सभी सामान उठाकर फिर से उसी घर में आ जाता है जिस घर से वो कैनी की माँ के मरने के बाद चला गया था। बातों ही बातों में विक्टर और सेरा की आपस में दोस्ती हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हमने देखा फातिमा को, जो अब लगातार रोए ही जा रही थी। वो लगातार अपने ही आप में बातें कर रही होती है। क्या आखिर एक तो वो माँ नहीं बन पा रही थी, ऊपर से इस टाउन में आने के बाद वो तुरंत माँ बन रही है। उसे हेल्दी खाना खाना चाहिए, लेकिन वो तो गली सड़ी सब्जियां खा रही है, इसलिए अब वो करे तो करे क्या। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेविड और तेबिथा को, जो फाइनली उस टाउन को ढूंढने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। डेविड के कुछ दोस्त थे जो तेबिथा और डेविड की मदद करने वाले हैं, ताकि अगर वो उस टाउन में एक मर्तबा फंस भी गए तो वो उन्हें बैकअप दे पाए। डेविड कुछ लोगों को जानता है जो डेविड की इन बातों पर यकीन कर लेंगे। फिर वो सीन कट हुआ और हम देखते
हैं टाउन के उन लोगों को जो सब्जी इकट्ठा करने के लिए जंगल में गए थे। जेड एक जगह पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ शराब ही पिए जा रहा था। उनमें से गंजा आदमी जेड पर गुस्सा हो जाता है। वो जेड को कहता है तुम यहाँ पर मक्खियां मारने के पैसे नहीं लेते, यानी उसका मतलब था कि जेड भी उन सब की हेल्प करवाए। तो जेड बिना उस आदमी को जरा सा भी बुरा भला कहे उनकी मदद करने आ जाता है। लेकिन वो आदमी लगातार जेड को बुरा भला कहे जा रहा था। जेड ने कहा जो चीजें या जो कुछ मेरे साथ होता है ना, अगर वो तुम्हारे साथ हो तो तेरे सर पे जो बचे कुछ बाल है ना वो भी ना बचे। इतना कहकर जेड वहां से दूर आ गया और एक जगह पर सुसु करने लगता है। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि वहां पर अजीब तरह के लाल पत्थर मौजूद है। इतना कम नहीं था कि उसने वहां पर एक आदमी को देखा जिसकी आंख में किसी बड़े से नुकीले कील से वार किया गया था और उसे पेड़ के साथ लटकाया गया था। जेड जैसे उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी तुरंत ही जेड को पकड़कर अपने पास खींचना शुरू कर देता है। जेड डर के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी बात या उसकी चीखें किसी तक नहीं पहुंचती। वो आदमी लगातार जेड पर अटैक ही किए जा रहा होता है। मगर तभी वहां पर वही गंजा आदमी आता है जिसने देखा कि जेड पता नहीं हवा से ही डरे जा रहा है और जेड ने भी अगले पल वहां पर किसी को नहीं देखा। यहाँ हम देखते हैं कैनी को जो क्रिस्टी के साथ जंगल में से ब्लूबेरीज तोड़ रहा था। क्रिस्टी कैनी से माफी मांगती है और कहती है देखो कैनी तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी कैनी क्रिस्टी पर गुस्सा हो जाता है और क्रिस्टी को कहता है तुम्हें मदद नहीं करनी तो ना करो, प्लीज मुझे काम करने दो। मगर तभी वहां पर भागते भागते जेड आया। जेड उन दोनों से कहता है देखो मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं टाउन वापस जा रहा हूँ और कल मैं अपनी जगह पर किसी और को भेज दूंगा। मगर बाकी सब लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि टाउन जाने के लिए 3 घंटे लगेंगे और 1 घंटे में रात हो जाएगी। इसीलिए जेड चाहकर भी टाउन नहीं पहुंच सकता। लेकिन जेड अब इस जंगल में एक पल भी नहीं रुकना चाहता, इसीलिए जेड तुरंत ही टाउन की ओर निकल जाता है। क्रिस्टी भी उसका पीछा करते करते उसे रोकने के लिए उसके पास जा रही थी। लेकिन तभी क्रिस्टी के पांव पर एक बहुत बड़ा शिकंजा लगा और क्रिस्टी को बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। जेड उस शिकंजे को निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो शिकंजा काफी ज्यादा पुराना होने की वजह से जाम हो चुका था। जिसे देखकर वहां पर मौजूद बाकी तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें जल्दी से जल्दी क्रिस्टी को यहाँ से फ्री करना होगा वरना रात होने पर मॉन्स्टर्स क्रिस्टी को नोच नोच के खा लेंगे। उन्होंने कुछ लकड़ियों की मदद से क्रिस्टी के पांव में से वो शिकंजा निकालने की कोशिश की लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उन्हें खुद समझ नहीं आ रही होती कि आखिर क्रिस्टी को यहाँ से कैसे फ्री किया जाए। दोस्तों क्रिस्टी बहुत ज्यादा दर्द में थी। तभी जेड और वो गंजा आदमी तुरंत ही जंगल में एक जगह आते हैं जहाँ पर कुछ लोहे की रॉड्स की मदद से इंसानी ढांचों को खड़ा किया गया था। जेड ने उनमें से 2 रॉड्स निकाली और दोबारा क्रिस्टी और कैनी के पास जाना शुरू कर देते हैं। क्रिस्टी ने कैनी को यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्होंने जल्दी से कुछ नहीं किया यानी वो इस शिकंजे को खोल ना पाए तो प्लीज क्रिस्टी के लिए अपनी जान दांव पे मत लगाना। लेकिन कैनी कहता है देखो तुम ऐसी बातें मत करो। मगर क्रिस्टी ने कहा चलो ठीक है, अगर तुम जाना नहीं चाहते और मुझे भी साथ ले जाना चाहते हो तो मेरा पाँव काट देना। कैनी क्रिस्टी की इन बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर जेड और वो गंजा आदमी आए जिन्होंने अगले ही पल बड़ी आसानी से रोड की मदद से शिकंजे को खोल दिया। लेकिन अभी भी जेड को वही डरावना सा आदमी दिखना शुरू हो जाता है जिसने इंसानी ढांचे में से ताजा इंसानी खून को पीना शुरू कर दिया। लेकिन तभी क्रिस्टी जेड को यहाँ पर फोकस करने का कहती है जो अब क्रिस्टी को उठाकर वापस जंगल में ले जा रहे थे। दूसरी ओर हम देखते हैं ब्रैड को जिसे अब वही कीड़े दिखना शुरू हो जाते हैं जो कीड़े पहले भी उसके अंदर घुस चुके थे। वो कीड़े चारों तरफ से ब्रैड पर हमला कर देते हैं लेकिन अगले ही पल वहां पर बॉयड आ गया जिसकी आवाज सुनते ही पता नहीं कैसे लेकिन वो कीड़े गायब हो जाते हैं। बॉयड ने कहा ब्रैड आखिर तुम ठीक हो ना बेटे? उसमें ब्रैड कहता है यकीन मानिए यहाँ पर मैं तो क्या कोई भी ठीक नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं तबिथा और डेविड को जो कार में बैठे सीआईए के पास जा रहे थे। तबिथा डेविड से पूछती है आखिर सीआईए वाले हमारी इन बातों का यकीन कैसे करेंगे? इस पर डेविड ने कहा सीआईए में 2 भाई है जो मेरे काफी करीब है, मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। उनकी बातचीत चल रही थी कि अगले ही पल उनकी कार से एक जोरदार ट्रक जा लगा और उनकी कार बुरी तरह क्रैश हो जाती है। जब तबिथा की आंख खुली तो वो एक एम्बुलेंस में थी। तबिथा ने देखा कि डेविड को काफी बुरी तरह चोट आई है और डेविड को स्ट्रेचर पर लिटा दिया जाता है। एम्बुलेंस में एक पुलिस वाली और 2 मेल नर्स मौजूद थे। तबिथा पूछती है कि हम यहाँ पर कैसे आए और डेविड की हालत ठीक तो है ना? जिस पर उन तीनों में से तबिथा की बात का कोई जवाब नहीं देता। दोस्तों जवाब देते भी कैसे क्योंकि उनके हाईवे पर एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। तबिथा इस पेड़ को देखते तुरंत ही समझ गई कि ये पेड़ उनके साथ बहुत बुरा करने वाला है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जा रहा है। गाइस ये एपिसोड इतना ज्यादा लेट आ रहा है क्योंकि पिछले 4 दिनों से मेरी तबीयत खराब है। आज जरा सी ठीक हुई है इसलिए ये एपिसोड बना रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ कर पाओगे। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।